और जो और ये चंद्र ग्रहण लग रहा है क्योंकि हम मूलांक 2 को समझते हैं कि वो चंद्रमा से रूल होते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जो 2 नंबर वाले यानी कि जो चंद्रमा से रूल होते हैं उनके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है? चंद्रमा से जो भी रूल होते हैं, चाहे वो कर्क राशि की बात करें या फिर हम 2 नंबर की बात करते हैं या फिर हम स्पेशली मैम माइक। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कर्क राशि जो चंद्रमा से रूल होती है, 2 नंबर चंद्रमा से रूल होते हैं, यानी 2 चीज़ें तो ये होगी। तीसरा, जिस राशि में ये ग्रहण लग रहा है शनि की राशि है वो कुंभ राशि है। और चौथा, चंद्रमा जहाँ नीच के होते हैं, डेबिलिएटेड होते हैं, वो वृश्चिक राशि होती है। तो इन 4 राशियों को तो बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बाकी राशियाँ रिलैक्स होकर के सो जाएं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा का इम्पैक्ट, क्योंकि चंद्रमा मेन प्लैनेट है ऑर्बिट का और रानी प्लैनेट है वो इफेक्टिव मीन्स कि हर किसी के ऊपर कहीं ना कहीं छोटा मोटा इम्पैक्ट है। दूसरा, ये वायु तत्व की राशि है यानी एयर, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो स्प्रेड होगी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाली है। तीसरा, ये वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की राशि है, तो यानी पश्चिम एरिया जितने भी हैं वो ज़्यादा प्रभावित तो होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ग्रहण का प्रभाव मिल जाएगा यहाँ पे। खास करके हम अगर के बंगाल महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इन एरियाज़ में इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। कुछ बड़े उपद्रव हो सकते हैं, बड़ी जान माल के नुकसान हो सकते हैं, कुछ घटनाएं बड़े लेवल की घट सकती हैं, क्योंकि ये रविवार का पड़ रहा है तो एक्सपैंड का जैसा मतलब यानी बड़ी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टिव इस बार हो रही हैं। हमने कहा ना कि सीधा एक ही इसका निवारण है, दान, पुण्य और अच्छे कर्म। अच्छे कर्म तो आपके दान के साथ भी कनेक्टेड हो जाएंगे, पुण्य भी आपके कनेक्टेड होंगे, लेकिन एक होती है फिर भक्ति और दूसरी फिर शुद्धि, अपनी अंतरात्मा की शुद्धि। तो जब इन सारी चीज़ों को हम मिलाएंगे तो ही हम बच पाएंगे, अदरवाइज हम अपने लिए गड्ढे खुद खोद रहे हैं। क्योंकि जितना हम नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, जितना हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जितना शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, उतने हम डेंजर जोन की तरफ जाते जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये प्रभावित ग्रहण है, इफेक्टिव ग्रहण है। इनमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, जैसे बीमारी कोई आई तो एकदम हवा की तरह फैलने लगेगी वो बीमारी, यानी स्प्रेड होगी, क्योंकि वायु तत्व की राशि कहीं ना कहीं अपना रोल जरूर निभाएगी। फिर दिशाओं को खास करके अगर हम 2-3 चीज़ें, जैसे रशिया में दोनों विजिबल हैं, दोनों ग्रहण रशिया में विजिबल होंगे, दोनों ग्रहण अमेरिका के कुछ हिस्सों में विजिबल होंगे, यूरोप में विजिबल होंगे। तो उन एरिया में देखिएगा आप, जैसे मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज जो स्पेशली हैं वो बहुत प्रभावित होने वाली हैं, इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है, इन जगहों पे उपद्रव ज़्यादा होने वाले हैं। यानी कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी सत्ता पर बैठे हुए लोगों का जान माल का नुकसान होने वाला है। बड़ी पोजीशन के लोगों को अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एक्सिस बनना है सूर्य और इनका राहु और चंद्रमा का बन रहा है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्टिव नहीं है। ठीक है, सूर्य के साथ केतु की है। बात करते हैं तो इस बीच हम भारत की भी बात करना चाहेंगे। इस चंद्र ग्रहण का भारत पर क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? जी देखिए, ऐसे भारत पर भी इसका प्रभाव जो है पड़ेगा, जैसे क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल तत्व है, तो जल की जुड़ी हुई घटनाएं और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। और स्पेशली हम यही कहेंगे कि जिन एरियाज़ में आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत है जाने की, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा श्रावण बरसता था, यानी जब भी बारिश होती थी श्रावण में इतनी बारिश होती थी कि एक सेटिस्फैक्टरी जो बारिश हम कहते हैं उसे होती थी। लेकिन अब इस बार जो है भादो बरस रहा है, श्रावण नहीं बरस रहा है, भादो का महीना बरस रहा है, तो ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है। और आपने देखा कितनी घटनाएं हुई हैं, कितने नुकसान हुए हैं, किसान वर्ग को कितना नुकसान होगा, जान माल का, मवेशियों का कितना नुकसान हुआ है, और ये घटनाएं अभी थमने वाली नहीं है। और एक चीज़ बता देते हैं, जल से जुड़ी हुई फिर समस्या जागेगी, जो कि हमारी नेबरर कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश, और वहाँ पे फिर से प्रॉब्लम होगी और वो सुधरेंगे नहीं। वो अपनी कुछ ना कुछ ऐसी कलाकृति करेंगे जिससे फिर अटेम्प्ट हमारी तरफ से जाएगा ही जाएगा वहाँ पे। यानी और मुख्य कारण वो पानी से भी बनेगा,
अच्छा, वो बहुत सारी ऐसी मतलब गतिविधियां पिछले करेंगे। दिनों जैसे भारत पाकिस्तान में संघर्ष हुआ, कुछ ऐसी स्थिति दोबारा से बन सकती है। बिल्कुल बनेगी और जरूर बनेगी, तो क्योंकि देखिए वो दर्शकों, सुधरेंगे नहीं। देखिए चंद्र ग्रहण का ये प्रभाव कैसा पड़ रहा है कि पिछले दिनों भारत पाकिस्तान में जिस तरीके से हमने संघर्ष देखा है, ये चंद्र ग्रहण वैसा प्रभाव एक बार फिर से ला सकता है। तो कितना दुष्प्रभाव ये ले सकता है, आपके जीवन में भी ला सकता है। इसके लिए देखिए अच्छे कर्म करना जरूरी है, जैसा कि हमारे दोनों मेहमान बता रहे थे कि अच्छे कर्म तो जीवन भर साथ रहते हैं। और कहावत भी हमने सुनी है कि जब हम चिता पर होते हैं या जब हम शमशान जाते हैं तो कुछ हमारे साथ नहीं जाता सिवाय हमारे अच्छे कर्मों के। तो अच्छे कर्म बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से मैम बता रही हैं कि इसका प्रभाव उस तरीके से भी पड़ सकता है कि अन्य देशों के साथ एक बार फिर से संघर्ष जैसी स्थिति बन सकती है। मैम ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए और सिचुएशन भी उनकी तरफ से खराब करने की कोशिश होगी, और हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो बहुत मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है अगेन। तो यहाँ पर ये है कि हमें उन्हें ही मुंह की खानी पड़ेगी, तो बेटर है ऐसी गतिविधियां वो ना ही करें। और दूसरा ये है कि इस प्रभाव से आम व्यक्ति जन भी प्रभावित होता है। अब महंगाई बढ़ेगी तो आम व्यक्ति पर भी बढ़ेगी ना। अगर कोई चीज़ अगर के हमें कम मिलती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन यहाँ घबराने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी हिलेगी, लेकिन उसका कंट्रोलिंग बड़ी जल्दी होने वाला है, क्योंकि गुरु दृष्ट कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि इसी भाव पर, इसी ग्रहण पर होगी, और गुरु जैसे एक्सपैंड के कारक मानते हैं वह कंट्रोलिंग के कारक भी है। बैलेंस है उनके पास, तो इसीलिए अर्थव्यवस्थाएं खराब होने की सिचुएशन बनेगी, बट कंट्रोलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव जो है देश पर भी होगा, लेकिन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैम बता रही हैं संघर्ष जैसी स्थिति होगी लेकिन वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए कर्म बहुत जरूरी होता है, चाहे हम अपने लिए बात कर लें, चाहे पर्सनल अगर लेवल पे बात करते हैं या देश लेवल पे उच्च स्तर पे भी बात करते हैं, कर्म हर जगह बहुत जरूरी होते हैं। कुशलता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब हम राशियों की बात कर रहे हैं, ऐसे में कई ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि की 7.5 है। शनि की 7.5 वालों पे इसका क्या खास असर देखने को मिलेगा, अच्छा या बुरा, दोनों प्रभाव पर हम बात करेंगे। देखिए शनि की 7.5 जो अभी चल रही है, एक तो शनि इस समय में वक्री हैं तो उनका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। तो इस समय में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के अंदर में तीनों राशियां जो हैं वो 7.5 से प्रभावित हैं, और मकर राशि जो है वो चंद्र ग्रहण के कारण प्रभावित हो रही हैं। तो ये चारों ही राशियों पे अधिक प्रभाव बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ तब तक है जब तक शनि देव मार्गी हैं। इसके बाद में वो 28 नवंबर से वो वक्री हैं, 28 नवंबर के बाद से वो मार्गी हो जाएंगे। तो तब उसका प्रभाव जो है वो थोड़ा सा हम बोलेंगे कि इन राशियों के साथ साथ जिनके संग 7.5 चल रही है उनके अलावा पूरे देश पर भी थोड़ा सा हम सुकून, थोड़ा सा हमें शांति देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब देवता जो ऐसे देवता जो न्याय के देवता हैं और उनको थोड़ा सा शांति मिलने लगेगी, वो थोड़े मार्गी हो जाएंगे तो थोड़ा हमें शांति मिलेगी। और जो लोगों की 7.5 चल रही है, देखिए उनको बेसिक उपाय जो अपने करने होते हैं वो तो करने ही है, और कर्म तो हमें प्रधान होता है तो उसका हमें फल मिलने ही है। तो ये समय ऐसा होता है कि जितने आप कर्म आपके निकल रहे हैं वो एक तरीके से देखा जाए, देखिए अच्छा ही है कि आपके कर्म जितने निकलते जाएंगे आपका अगला जीवन जो है वो सुधरता जाएगा। लेकिन कर्म का प्रभाव कम सिर्फ आप अच्छे कर्म करके ही कर सकते हो। इसके अलावा और कोई, ठीक है हम पूजा पाठ, रतन सब कुछ करते हैं, हर एक चीज़ का एक लिमिट तक प्रभाव होता है, लेकिन जो आपके कर्म का फल मिलना है वो तो मिलना ही है ना। तो आप जितने कर्म का बैलेंस शीट की तरह है, आप जितना अपना क्रेडिट बढ़ाते जाओगे ना, आपका जो आपके डेप्थ चल रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। तो आप अच्छे कर्म इतने अपने अकाउंट में जोड़ते जाइए जिससे कि आपके जो पुराने पुराने जन्मों जन्मों के कर्म आ रहे हैं, जिसके कारण आज आप कोई दुख झेल रहे हैं, वो आपके कम होते जाएं, वो बैलेंस करते जाएं। बस इसके अलावा और हम जो चीज़ें करते हैं वो हमको ना एक सही दिशा देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि रोज़ आप शिव जी पे जल चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, इनसे क्या होती है, हमारी मानसिकता शुद्ध होती है। इनसे ऐसे डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इनसे हमारी मानसिकता शुद्ध हो रही है। और हम लोग जब मंदिर से बाहर आए, अच्छा दिन निकल रहा है, अच्छे विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में। लेकिन कुशलता जी, अगर आजकल के हम युवाओं की बात करें तो उनके मन में सवाल तो बहुत उठते हैं, पर उनका कहना भी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हम भगवान को मन से मानते हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है, जल चढ़ाने की क्या जरूरत है?
हाँ, लेकिन हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता है, जो कि अगर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो ये एक अलग विषय निकल आएगा। पर ये ना एक डिसिप्लिन है। सनातन धर्म का मतलब ही है एक लाइफस्टाइल। सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि आपने ये काम कर दिया तो हो गया, वो लाइफस्टाइल सिखाता है आपको। तो अगर हम सुबह उठ के अपने स्नान टाइम से करके मंदिर जा रहे हैं, हमारे भाव, हमारे विचार वहीं से शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए जो दूसरा रीज़न है कि हम उन पे जल क्यों अर्पित करते हैं, वो एक अलग सारी टॉपिक है। लेकिन अगर आप ये डिसिप्लिन जीने लगते हो तो आप देखिएगा जीवन में जो बच्चा बहुत अच्छा डिसिप्लिन में रहता आया है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, वो किसी अच्छी पोस्ट पे भी जाता है, वो अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छा वक्त देता है। तो उसका लाइफस्टाइल एक बहुत ही अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल वो जीता है। स्पेशली इसीलिए बोला जाता है बच्चों को कुछ समय हॉस्टल जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि उनमें डिसिप्लिन आता है। तो हमारा सनातन धर्म हमको जीने की एक डिसिप्लिन देता है कि आपको इस समय उठना चाहिए, इस समय व्यायाम करना चाहिए, इस समय मंदिर जाना चाहिए, इतना दान करना चाहिए, इतना ध्यान करना चाहिए। हर एक चीज़ उसके अंदर में बताई गई है। आपकी इनकम का कितना पार्ट आपको धर्म कार्य में लगाना चाहिए, कितना संतान पे खर्च करना चाहिए, हर एक चीज़ उसमें बताई गई है। तो अगर हम इसके एक बहस में बैठेंगे कि हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं, हम दूध क्यों चढ़ा रहे हैं, इसको ना जब तक आप करेंगे नहीं तब तक, जैसे कहते हैं ना, जब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप करो, करके देखो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। आपका मानसिकता, आपकी बॉडी, आपकी किस खुद वो बताएगी, वो खुद प्रमाण देगी कि हाँ आपके अंदर में कितने अच्छे बदलाव आ रहे हैं। और जब आप पॉजिटिव मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं, आप 4 लोग, आपको कोई सामने ऐसा व्यक्ति नजर आया जिसको मदद की ज़रूरत है, आपकी अंदर से इच्छा होगी कि चलो मेरे से जो बनता है यथाशक्ति अनुसार मैं उसकी हेल्प कर दूं। तो ये मानसिकता तभी आ रही है जब आप उस डिसिप्लिन में रह रहे हो, आप अच्छे विचारों में रह रहे हो। तो इसी तरीके से धीरे धीरे ये कर्म जो है हमारे पॉजिटिव तरफ जाने लगते हैं। तो इसको ये सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट चार्ट प्रॉपरली फॉलो करते हैं, वैसे ही अगर हम मानसिक शांति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ और हमारे सनातन धर्म को फॉलो करना भी ज़रूरी है। जीतू जी, आपसे समझना चाहूँगी मैं, क्योंकि जब हम चंद्र ग्रहण को लेकर बात करते हैं, ऐसे में कई ऐसी भ्रांतियाँ हैं और इस दौरान खाना पीना क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन 2 प्रकार के हमारे देश में लोग हैं। तो ऐसे में खाने के लिए हम क्या प्रेफर कर सकते हैं, और क्योंकि सूतक काल भी लग रहा है और पूरा लंबा एक समय होगा, ऐसे में क्या चीज़ों को फॉलो करना है? देखिए, सबसे पहले अगर हम खाने पीने की बात करते हैं तो हाँ, डेफिनेटली ये समय जो होता है, जब क्लीनिंग का समय होता है ना, तो हम लोग क्लीनिंग कैसे कैसे करते हैं, विचारों की क्लीनिंग करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो आपके विचारों की क्लीनिंग होती है। अपने कर्मों की क्लीनिंग करते हैं जब हम दान पुण्य करते हैं, और अपने अंतरात्मा की क्लीनिंग करते हैं जब हम भगवान के द्वार के पास होते हैं। और दूसरा, अपनी इनर सिस्टम की जो क्लीनिंग करते हैं हम लोग, जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, उस दिन आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो यानी थोड़ा सा ब्रीद मिल जाता है आपके नर्व सिस्टम को। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि खाना पीना उस दिन नहीं चाहिए। तो ये तो आपको व्रत करने का एक मौका ही मिल गया। और दूसरी बात आती है कि जैसे यहाँ पे भी एक नियम हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग बीमार लोग होते हैं, क्या उन्हें भी नहीं खाना चाहिए? कहाँ लिखा है कि उन्हें नहीं खाना चाहिए, मेडिसिन नहीं खानी चाहिए? देखिए, वो व्यक्ति, बीमार व्यक्ति पीड़ा अवस्था में है, मेडिसिन नहीं लेगा तो पीड़ा उसकी डबल हो जाएगी। तो यानी एक ग्रहण काल जो है उस व्यक्ति पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है जो कमजोर होता है। तो कमजोर व्यक्ति पे इम्पैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि मेडिसिन प्रॉपर, तो जाहिर सी बात है, देखिए तुलसी दाल डाल दीजिए। शब्दों में कह सके हैं दर्शकों जो आप सुन रहे हैं, आपको वेज खाना खाना है, यानी कि आपको शाकाहारी खाना खाना है और शुद्ध शाकाहारी खाना है, और पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं खाना है, ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं खाना है, यानी कि जब से 9:58 से ग्रहण लगेगा 1:27 तक आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चर्चा आज बहुत जरूरी थी, और इसी बीच आपके लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि ग्रहण के दौरान आपको कुछ खाना पीना नहीं है। और हाँ, जरूर अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।